चैप्टर 50। सिया अपना खाना चुपचाप खाने लगी। वही राघव को कुछ काम होने की वजह से वहां से चला गया। उन दोनों का व्यवहार देखकर आरव ने सिया से पूछा, क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? क्योंकि इससे पहले आरव ने कभी उन दोनों को इस तरह दूर दूर नहीं देखा था। जिस पर सिया एक पल के लिए तो ठीक गई, फिर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। श्री शेखावत कितने अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे फाइट क्यों करूंगी। बेशक आरव कुत्तों से समझा दिया था, लेकिन उसके दिमाग में राघव और उसके बीच की कन्वर्सेशन चल रही थी। उसने पूछा था, किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? जिस पर राघव एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, तुम्हारा टीचर होने के हक से। क्या तुम भूल गई हो तो मेरी स्टूडेंट हो? उस समय सिया को पता नहीं क्यों उसके जवाब से डिसअपॉइंटमेंट फुल हो रहा था। राघव ने उसके लिए बहुत कुछ किया था जो एक नॉर्मल टीचर से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तो सच था कि राघव उसे बाकी सबसे डिफरेंट ट्रीट करता था। वह चाहिए खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन वो कन्वेंस नहीं हो रही थी। हारकर उसने गहरी सांस ली और कुछ से कहा, अब मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मिस्टर शेखावत मुझे अपनी स्टूडेंट मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो मुझे बाकी सबसे डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं तो शायद मेरी एकेडमिक रिसर्च की वजह से। अब मैं उन्हें और ज्यादा डिसपॉइंट नहीं करूंगी। अब से मैं भी उन्हें अपना मेंटर ही मानूंगी। आरव अब और ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था। जब से वह जगह था वह घर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने से मना कर दिया था। सी अभी उस बार बार समझा रही थी, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था। हर कर सिया ने डॉक्टर को कन्वेंस किया और आरव का डिस्चार्ज करवा लिया। डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे बहुत से दवाएं और मेडिटेशन प्रेस्क्राइब कर दी थी। वो दोनों घर जाने वाले ही थे कि डॉक्टर प्लीज सिया को रोक लिया और कहा, कम मेरी सलाह है, तुम्हें इससे किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाओ। इसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। सिया ने डॉक्टर की बात मान ली, क्योंकि उसने खुद भी आरव के बिहेवियर में चेंज देखे थे। कभी कभी वह छोटी से छोटी बात पर सेंसिटिव हो जाया करता तो कभी सीरियस नहीं होता। कभी हल्की आवाज से वो बुरी तरह डर जाता करता, और जब वह किसी स्ट्रेंजर से मिलने तो अनईजी फील करने लगता। लेकिन फिलहाल के लिए उसे घर ले जाना उसकी प्रायोरिटी थी। सिया ने डिस्चार्ज पेपर वर्क पूरा कर दिया था और जाने को हुई। तभी उसे अस्पताल कॉरिडोर में कबीर दिखाई दिया। कबीर ने भी उसे देख लिया था, जिस कारण वो उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि वह जानता था उसकी दादी इस हॉस्पिटल में नहीं है, तो उसे लगा वो खुद बीमार है। उसने सिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जिसे देख सिया ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आई एम परफेक्टली फाइन एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न। उसकी टोन पोलाइट थे लेकिन डिस्टिंक्ट भी थी। लेकिन जैसे ही उसने कबीर की हालत देखी तो कहा, लगता है मिस काव्या फिर से बीमार हो गई हैं। सिया ने जानबूझकर फिर से शब्द पर दबाव डाला, क्योंकि जब से वो मल्होत्रा परिवार में आई थी तो उसने काव्या को लगातार बीमार पड़ते हुए देखा था। जब जब सिया का कोई स्पेशल मोमेंट होता तो काव्या अक्सर बीमार हो जाया करती, चाहे फिर सिया के एग्जाम में फर्स्ट आने वाला मोमेंट हो या कोई और अच्छा मोमेंट। वो बस उसी टाइम बीमार हो जाती और सबका अटेंशन ले लेती। उसकी बात सुनकर कबीर एक कदम पीछे हट गया। उसे सिया की बातों में उसका मजाक अच्छे से समझ आ रहा था। अगर ये पास्ट में हुआ होता तो कबीर बिना एक पल सोचे इसका इल्जाम सिया पर दल देता और उसे हार्टलेस करार दे देता। लेकिन अब वो सिया से एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था, काव्या के लिए तो पूरी फैमिली है थी और रहेगी, लेकिन सिया के पद कोई नहीं। पास्ट में सिया को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन उस समय उसके साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसे तो कभी हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया गया। पहले इन सब चीज़ों को कबीर ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब जब वो ये सोचता है तो उसे उस चीज़ के लिए गिल्ट महसूस होता है। हालांकि काव्या कमजोर थी और अक्सर बीमार पड़ जाती, लेकिन इस बार वो ज्यादा बीमार थी। इस पर कबीर ने गहरी सांस ली और सिया से कहा, काव्या के हार्ट सर्जरी है। हार्ट सर्जरी? सिया ने एक आईब्रो उठते हुए पूछा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। ये देख कबीर ने कहा, उसे दिन तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। कभी रवि कुछ का पता कि उससे पहले ही सिया ने उसे रोक दिया और कहा, प्लीज मुझे और नहीं जानना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर सिया मोदी और वहां से चली गई। उसके लिए उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
क्योंकि उसके हिसाब से अगर मल्होत्रा परिवार को पता चल भी जाएगी काव्या ने उनसे झूठ बोला है तो भी वह उसे ब्लेम नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए हजारों एक्सक्यूज दे देंगे जैसे कि वह हमेशा करते हैं। सिया को दूर जाता देख कबीर उसे जाता देखता रह गया। उसे समझ आ गया था जो कुछ सिया ने पहले कहा था वह सच था। उसे झूठ बोलने वाला इंसान कोई और नहीं उसकी अपनी लाडली बहन है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। पहले तो वो इस बात को मानना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने खुद जांच पड़ताल की तो उसे वो सच मानना ही पड़ा। इस दौरान उसे ये भी पता चला कि जो पैसा दिया के लिए जाने वाला था उसे काव्या ने खुद ले लिया। अगर ऐसा न होता तो शायद सिया को वह सब कुछ भुगतना ना पड़ता। इससे पहले कि वह इन सब का जवाब काव्या से मांग पाता, काव्या रो पड़ी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने ये सब इस डर से किया था कि कहीं वह उसे छोड़ ना दे, क्योंकि सिया मल्होत्रा परिवार की बायोलॉजिकल बेटी थी, असली बेटी। वो डर गई थी कहीं उसके माता पिता और उसके भाई उसकी केयर करना छोड़ ना दें। ये सुनकर पहले तो मल्होत्रा फैमिली बहुत नाराज हुई, लेकिन अपनी प्रेशियस काव्या को इस तरह टूटता बिलखता देख न सके। तभी काव्या अचानक से बेहोश हो गई, जिसे देख वो सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़ पड़े और उनकी नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन दोनों खत्म हो गए। अब बस उन्हें फील हो रहा था तो गिल्ट और कंसर्न, वो भी काव्या के लिए। उनके अकॉर्डिंग काव्या की कोई गलती नहीं थी, वह बस डर गई थी। अगर मल्होत्रा फैमिली को उसके स्तर का पहले से पता होता तो ये सब होता ही ना। कबीर ने भी खुद को यही समझाया था, लेकिन जब उसने सिया को देख तो वो खुद को सोचते से रोक न पाया। काव्या मासूम थी तो सिया का क्या वो विक्टिम नहीं थी? उसने इतने सालों ये सब क्यों सहा? ये सोचते सोचते जब वो सीढ़ियों से ऊपर के फ्लो पर पहुंचा तब उसकी नज़र सुप्रिया पर पड़ी, जिसकी आंखें रो रो कर लाल थी। उसने कहा, मैंने अभी नीचे सिया को देखा, मुझे लगता है वो बीमार है। ये सुनकर सब शांत हो गए। तभी सुप्रिया ने कहा, चेक करो हॉस्पिटल में और पूछो क्या हुआ है उसे। वो हमें कभी नहीं बताएगी उसे क्या हुआ है। वो अब हमें नहीं चाहती, लेकिन हम तो उसकी हेल्प कर सकते हैं ना। हम कबीर ने एक राहत की सोना लेते हुए कहा। उन्हें हाल ही पता चला था कि सिया ने बचपन से ही बहुत कुछ सफ़र किया है। अब वो पिछला सही तो नहीं कर सकते, लेकिन अब उसकी परवाह तो कर सकते हैं। एक न एक दिन सिया को उनकी परवाह समझ आ जाएगी। कबीर नहीं ज़्यादा देर ना करते हुए हॉस्पिटल डायरेक्टर को कॉल किया और सिया के बारे में पूछा, जिस पर उसे पता चला सिया यहाँ उसके भाई के लिए आई थी, जिसे सुनकर कबीर शॉक रह गया। हॉस्पिटल डायरेक्टर ने उसे आरव की सिचुएशन के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर कबीर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिया ने उनसे रिश्ता तोड़कर किसी रैंडम गाय को अपना भाई बना लिया था। पता नहीं कौन था और बीमारी ग्रसित भी था। ये कबीर के लिए साफ तौर पर बेइज्जती थी। हर कोई जानता था सिया एक मल्होत्रा है, मल्होत्रा फैमिली की बेटी। अगर उन लोगों को सिया की इस नए भाई और उसकी बीमारी का पता चलेगा तो कोई क्या सोचेगा? लोग कहीं उसे लड़की को भी हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ ना समझ ले। ये सोचकर वो गुस्से से आरव के रूम की ओर बढ़ गया। रूम में आरव बेड पर बैठकर सिया के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक जोरदार आवाज के साथ तुम का दरवाजा खुला, जिसे देखकर वह डर गया। कबीर ने उसे घृणा से देखा और कहा, तो तुम हो आरव? जिस पर आरव ने उसे कोई रिस्पांस नहीं किया। वो उसे डर से देख रहा था, वही कबीर उसे गुस्से में देख रहा था। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या ट्रिक उसे की है, जिससे सिया तुम्हें अपना भाई मानने लगी है और उसने तुम्हें अपने घर में भी रहने दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना उसका। वह कोई ऐसी वैसी नहीं है जिसका फ़ायदा तुम उठा सको। तुम्हें पैसे चाहिए ना, बताओ कितने चाहिए? 30,000 काफ़ी है। ये कहते हुए कबीर ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, तुम जैसी गंध की 30,000 भी नहीं है। सिया आरव की दवायां ले रही थी जब उसने लोगों को हॉस्पिटल में किसी की फाइट के बारे में बात करते हुए सुना। उसका दिल घबराने लगा। वो जल्दी से उस ओर भागी। उसे डर था कहीं आरव ये देख और ट्राउमेटाइज न हो जाए। अभी अभी तो उसने इमोशनली रिकवर होना शुरू किया था। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकली वो आरव के रूम की ओर दौड़ी तो देखा वहां बहुत से लोग भीड़ लगाए हुए खड़े थे। ये देख इस पैनिक फुल होने लगा।
एक्सक्यूज मी, प्लीज हड्डी, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं उसकी फैमिली से हूँ। ये सुनकर लोगों ने एक नज़र उसे देखा और है गए। सिया जैसे ही अंदर आए तो उसकी आंखें शौक में खुली रह गई। आरव को सिक्योरिटी गार्ड्स ने जमीन पर पटका हुआ था और उस पर कबीर गुस्से से भड़क रहा था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। सिया ने एक नज़र कबीर को देखा भी नहीं और आरव के पास जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाते हुए बोली, जाने दो उसे, उसने कुछ नहीं किया है। नहीं, रुको, उसे मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है, मैसेज जाने नहीं दूंगा, कबीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़के ने जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसने कबीर मल्होत्रा पर हाथ कैसे उठाया? वह उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। सियानी जैसे ही कबीर की बात सुनी उसने गुस्से में उसे घोड़ा, तभी वहां डॉक्टर आ गया और उसने आरव को कंट्रोल करने के लिए माइल्ड सीडेटिव दिया। इसके बाद धीमे धीमे आरव शांत होने लगा। वही एक नर्स ने कबीर के हाथ और सिर को बैंडेज कर दिया जिस पर आरव ने कांच के बोल से अटैक किया था। सिया बार बार आरव से इसका कारण पूछ रही थी। उसे विश्वास नहीं था कि आरव ने बिना किसी रीजन के इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन आरव शांत था, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जल्दी ही वहां पुलिस आ गई। सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने आरव को कस्टडी में ले लिया। तभी सिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, पहले मुझे मिस्टर मल्होत्रा दे इस बारे में बात करनी है। आरव की कंडीशन पहले ही बहुत खराब थी और अगर इस कंडीशन में उसे जेल में डाला गया तो उसकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। अब क्या करेगी सिया जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।